अमेरिका यूरोप का ओमान पर दबाव, अमेरिका और यूरोप ओमान पर दबाव बना रहे हैं, ये बात भी कही जा रही है। इसमें जरा मैं अब दीप्ति तनेजा जी को शामिल करता हूं। दीप्ति जी, ये बताइए कि इससे दुनिया का कितना भला होने वाला है जो इतने दिनों से ईंधन की इस आग में जल रही है। नमस्कार दिनेश जी, सभी दर्शकों को भी, को पैनलिस्ट को भी। देखिए, ये जो सिचुएशन है ये एक बिल्कुल न्यू नॉर्मल की तरह है। अब वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक्स, ये सारा प्रॉब्लम ही इकोनॉमिक्स का था। अमेरिका की तरफ से देखें तो उनको तेल पे अपना वर्चस्व चाहिए था। वेनेजुएला तेल लेने के बाद उनको ये था कि अब हम ईरान का भी ले लेंगे तो हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट सप्लायर बन जाएंगे, ये उनका सोच थी। लेकिन इधर ईरान ने भी जो गिव अप नहीं किया, 28 फरवरी के बाद से लगातार जो हमने देखा, जब युद्ध चला भी, एक्टिव मोड में भी चला, और फिर जब 17 जून को डील भी हुई, मुद्दा सारा आके अटक गया इकोनॉमिक्स पर ही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए वो टोल की बात कर रहे थे। मैं तो 17 जून के बाद भी, जब ये वर्साइल में ट्रीटी हुई थी, तब भी मेरा यही मानना था कि ये बहुत फ्रेजाइल ट्रीटी है, क्योंकि आईआरजीसी नहीं मानेगा उसको फ्रीवे बनाने के लिए। साथ साथ जो बाकी और इकोनॉमिक्स और पैसे की आप बात कर रहे थे, चाहे हम फ्रोजन असेट्स की बात करें, चाहे हम सैंक्शन रिलीफ की बात करें, वो भी अल्टीमेटली पैसे की ही बात आती है। रिकंस्ट्रक्शन फंड का ये मुद्दा था कि रिकंस्ट्रक्शन फंड जो $300 बिलियन का डिमांड था ईरान का, तो वो आता कहां से? वो मिडिल ईस्ट की कंट्री से आता, या अमेरिका तो नहीं देता उसको। तो अब ले दे के जो बात छूटती है वो यही समझ में आती है कि हॉर्मुज से ही टैक्स वसूली होगी। अमेरिका को पहले भी उस पर आपत्ति थी, जैसे अभी बाकी मेरे पैनलिस्ट ने भी कहा, अमेरिका को आपत्ति अभी भी होगी। लेकिन पॉइंट यही है दिनेश जी कि ऑल्टरनेटिव क्या है। और ये जो न्यू नॉर्मल है, ये 2 हफ्ते चला देता है अमेरिका फिर से वॉर, लेकिन फिर उसको समझ में आती है जब मिडिल ईस्ट पे उसके असेट्स पे अटैक होने शुरू होते हैं, फिर वो रिट्रैक्टिव मोड में आते हैं। तो ये जो एक है, ये लंबी खींचना, ईरान तो जिसे डू और डाई सिचुएशन में, अमेरिका के लिए लंबा खींचना बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। तो ये काइंड ऑफ एक मिडिल वे काइंड ऑफ अमेरिका इसको निकालने में मजबूर होगा, ये मेरी समझ तब भी कह रही थी और आज भी कह रही है। एक अब ये मिडिल पाथ कहा जाए या कहा जाए कि एक पाथ जो ज्यादा असल में ईरान को लीवे दे रहा है, ईरान को ज्यादा रास्ता दे रहा है, और अमेरिका के लिए केवल उसकी प्रतिष्ठा और इज्जत बचाने वाला रास्ता दे रहा है। तो क्या आज हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान डील फाइनल कर लेंगे? क्या एक बार फिर से जो बात बढ़ी है मंजिल तक पहुंचेगी, और मंजिल तक पहुंचेगी तो स्थायी रहेगी क्या, या वैसे ही क्षणिक, वैसे ही फ्रेजाइल रहेगी जैसा पहले भी आपने देखा? ईरान की शर्तें क्या हैं, अमेरिका की शर्तें क्या हैं, ये बात बहुत हद तक ये बात समझने में मदद करेगी आपकी कि ये कितना स्टेबल या कितना अनस्टेबल होने वाला है। अब जरा देखिए अमेरिका की शर्तें, कॉमर्शियल शिपिंग शुरू हो जल्दी से जल्दी, इसमें वो डेस्परेशन दिखाई दे रहा है जिसका दीप्ति जी जिक्र कर रही थी। ईरान की शर्तें, अमेरिकी नाकाबंदी फौरन हटे, पहले अपना ब्लॉकेड हटाओ, हम यहाँ के शहंशाह हैं, ये बात स्थापित करो, तजवीज़ करो, एक्नॉलेज करो, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ने देते हैं। अमेरिका की शर्तें, स्थायी सीज फायर लागू हो, खुद ही बम पटक देते हैं स्थायी सीज फायर की बात करके, लेकिन उन्होंने ये बात कही है, ऊर्जा निर्यात से प्रतिबंध हटाए जाएं, इतने दिनों के सैंक्शंस जो लगाए हुए हैं उनको हटाया जाए, तब आपकी नीयत समझ में आएगी कि आप वाकई बेहतरी चाहते हैं। अमेरिका की शर्तें, परमाणु वार्ता फिर से शुरू हो, यह बात इसलिए डाली गई है ताकि दुनिया में मैसेज जाए कि परमाणु को लेकर हम जितने गंभीर हैं शुरू से, उतने आज भी बने हुए हैं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। ईरान की शर्तें, ईरान के मैरीटाइम फीस वसूलने के अधिकार को मान्यता दी जाए, ये 60 दिन नहीं, इसके बियॉन्ड भी दिया जाए। ये जाहिर है इस शर्त में ये बात ब्रैकेट में लिखी हुई है जिसको अमेरिका को समझना पड़ेगा। अमेरिका की शर्तें, हॉर्मुज आने वाले जहाज ईरानी जल क्षेत्र से गुजरेंगे, इधर अंदर आने वाले जहाज ईरानी कंट्रोल वाले चैनल से गुजरें। हमारा कंट्रोल, हम जहां से बता दें, हम अगर ये कह दें कि वहां पर हमने माइन लगा रखी है या वहां से जाना ठीक नहीं होगा, जहां से हम स्थापित करें वहां से जाओ, वरना पहले भी ईरान ने ये बात बता दी थी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बेशक वहां पर माइन ना हो, लेकिन हम इधर से ये तय कर देंगे कि आपके लिए यहां से गुजरना ठीक नहीं है। अब यहां पर देखिए, ओमानी जल क्षेत्र से निकास, ईरान समन्वय पर 0 ट्रांजिट फीस, ये चाहा जा रहा है कि ईरान के साथ समन्वय के साथ ऐसा हो जाए, लेकिन इसमें ट्रांजिट फीस ना लगाई जाए। और वैसे भी ओमान को, यहां तो ईरान ने नाक में दम किया हुआ है, ओमान की इतनी क्यों माने, जाहिर है ये बात भी शायद अमेरिका के जहन में होगी। बाहर जाने वाले ओमान के चैनल से गुजरें, ईरान की ये शर्त है। अब ये जो शर्तें हैं, इनमें असल में लिखा क्या हुआ है इंटेंशंस के लिहाज से, ये ब्रिजेश जी के पास जाएंगे तो हम समझेंगे, लेकिन जरा देखिए, माइन हटाने के साझा प्रयास हों, अमेरिका ये बात कह रहा है, और ईरान की शर्त है सेवा शुल्क ओमान ईरान के बीच में आधा आधा बांटा जाए। मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि इसमें समन्वय में काम हो जाए और पैसे ना देने पड़े, ऐसा नहीं, पैसे देने पड़ेंगे और आधा आधा बटेगा, ये बात आपको मंजूर होना चाहिए। और यहां कहा जा रहा है कि एक स्थायी कॉरिडोर की स्थापना की जाए, एक कॉरिडोर
बना दिया जाए और वहां से आवाजाही सुनिश्चित हो और उसमें कहीं कोई विघ्न बाद के दिनों में ईरान की तरफ से ना आए। अमेरिका ये बात कह रहा है। अब ये जो शर्तें हैं, एक तो दोनों तरफ दोनों पार्टीज के इंटेंशंस क्या बता रही हैं, और फिर स्टेबिलिटी के संदर्भ में ये कितना अश्योर करती हैं, ये बात जनरल ब्रिजेश आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, अमेरिका तो इस वॉर के अंदर फंस सा चुका है और निकलना भी चाहता है। जो उसकी इनिशियल सोच थी वो उस तरीके से मुकम्मल या कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी बात है, जो ईंधन प्राइसेस का बढ़ जाना $100 के आसपास, वो अमेरिका के वास्ते और पूरे विश्व के वास्ते एक बहुत ही खतरनाक चीज है। तो ये भी एक कारण है कि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ समझौता हो जाए, इंटरिम या अदरवाइज अगले 30 दिन के लिए, 60 दिनों के लिए, ताकि जहाज की आवागमन हो सके और तेल की कीमत में रियायत आ सके। एक अलग बात है वो ईरान की तरफ से, क्या ईरान अपना हैंड ओवरप्ले कर रहा है? आफ्टर ऑल पावर की एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जब पर्दे के पीछे उनके ऊपर जोर लगाता है तो बातचीत भी करते हैं। दिक्कत उनके पास में ये है, ईरान